क्या बोलती है हिंदी क्लास से बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे, अपनी पढ़ाई को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के एक और सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी की बहुत ही अच्छी कविता है। आपको पीछे अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, वर्षा सुंदरी के प्रति। कविता को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। आपको पता चलेगा कि भाई कवि कैसे होते हैं, है ना, कि किसको किससे तुलना कर दे, मतलब किसकी तुलना किससे कर दे, आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th की क्लास हो रही है, पद्यांश भाग से लिया गया इंपोर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं कि मतलब ठीक ठीक है, ना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ज्यादा मतलब नीचे भी है। आने की संभावना बोल सकते 40% है, लेकिन पढ़ना आपको सब है क्योंकि आपके सिलेबस में चैप्टर है। और बेटा सिलेबस में है तो करना तो जरूरी, क्योंकि क्या पता भाई बाय लक आ जाए, है ना, और फिर आपके मार्क्स कट जाए। तो इतना क्या बोलते हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझने में आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही आसान भाषा में एकदम सिंपल तरीके से कैसे आपको लाइन टू लाइन व्याख्या आनी चाहिए पूरा आपको समझाऊंगी। उसके बाद कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे आपको पद्यांश पढ़ाते हैं कि लाइन टू लाइन व्याख्या, उसका अर्थ, उसके बाद कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना, पूरा का पूरा जो भी है पूरा आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या याद करना जरूरी है, आपको 2 मार्क्स आप अपने पक्के कर लीजिए भाई। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि भाई 2 मार्क्स का हमारे क्या आता है, संदर्भ आता है। 2 मार्क्स का हमारा संदर्भ आता है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि आपको कवि का नाम पता होना चाहिए, और उस कवि का जो नाम है उसने कौन सी कविता लिखी है, क्या चैप्टर लिखा, वो आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जो वर्षा सुंदरी के प्रति अगर आपको आता है तो सबसे पहले दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम चैप्टर को पहचानेंगे कैसे कि किस चैप्टर से लिया गया है। अगर चैप्टर हमको नाम याद आ जाता तो फिर लेखक तो भाई बाद की बातें आ ही जाता है वो याद। लेकिन अब पहचानने का ट्रिक क्या है, तो कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है कि आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हो। उसके लिए सिर्फ एक मात्र तरीका क्या है कि आपको पूरी की पूरी जो लाइन है वो एक एक लाइन आपको समझनी होगी। ठीक है, लाइन टू लाइन अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लाइनें ली गई है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से समझिएगा, और जब आपको पता चल जाएगा भाई किस चैप्टर से लिया गया है तो आपको लेखक भी अच्छे से याद आ ही जाएगा। तो जो वर्षा सुंदरी के प्रति है वो हमारे किसने लिखा है, ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। क्लियर, महादेवी वर्मा जी ने वर्षा सुंदरी के प्रति लिखा है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो होपली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त और इंजॉय से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति। क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति आपको भाई विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा ये जान लीजिए कि जो आपको पढ़ना है या नहीं, जो कविता पढ़नी है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, आपको समझा भी देंगे, आपके दिमाग में फिट करवा भी देंगे, लेकिन थोड़ा जान लो कि मतलब इसमें है क्या, इसमें क्या पढ़ना है हमको। तो पीछे क्या लिखा है, वर्षा सुंदरी के प्रति। वर्षा सुंदरी के प्रति मतलब क्या होता है कि इसमें जो महादेवी वर्मा है ना, वो वर्षा को, वर्षा क्या होती है, जो बारिश होती है हमारी, क्या जो बारिश होती है, जानते हो ना, बूंदे पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो वो जो मौसम होता है बारिश का, कितना सुहावना, कितना आनंदित मौसम होता है कि भाई बढ़िया बालकनी में या फिर छत के नीचे खड़े होकर बढ़िया बारिश की बूंदे टपक रही हो, है ना, और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और पेड़ पौधे लहरा रहे हो, बढ़िया एक कप गर्मा गर्म चाय पकौड़े, तो कितना आनंद आता है, बहुत ही मतलब आनंद आ जाता है, हाई लेवल की खुशी मिल जाती है। तो इसमें जो हमारी महादेवी वर्मा जो कवित्री है ना, वो वर्षा को एक नायिका के रूप में प्रतीत करती है, मतलब एक नायिका के रूप में दिखाती है वो, कि जो वर्षा है वो एक सुंदर नायिका की तरह है। जो एक लड़की होती है, सुंदर नायिका बोल सकते, जो हीरोइन होती है, तो वो कैसे आपको दिखाते हैं उसको कि भाई उसके बाल खुले हुए हुए बढ़िया से भाई, है ना, मतलब दिखाते झटके वटके मार, तो कितनी वो सुंदर लगती है, मतलब ना चाहते हुए भाई वो सुंदर उसको बोलना पड़ता है, मतलब इस तरीके से वो दिखाते उस नायिका को कि उसका आंचल लहरा रहा है ना, बढ़िया, और बाल हवा में लहरा रहे हैं, बढ़िया, कितनी बढ़िया लगती है वो देखने, मतलब इतनी बढ़िया ना भी हो फिर भी वो उसको बढ़िया दिखवा देते हैं, है ना, इस तरीके से उसका फोटो शूट करते हैं, बढ़िया इस तरीके से उसको शूट करते हैं, कितनी अच्छी लगने लगती है। तो ठीक वैसे ही जो हमारी एक सुंदर नायिका होती है, तो वैसे हमारी महादेवी वर्मा ने वर्षा को एक सुंदर नायिका से तुलना किया कि जो एक वर्षा है वो एक सुंदर नायिका है। अब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वर्षा को एक सुंदर नायिका से कंपेयर किया जा सकता है, तो यही तो भाई खासियत है कवियों की, है ना। अब ये थोड़ा ना कि भाई हम सोचे कि भाई हम काहे नहीं कवि बन सकते, ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे। तो जो कवित्री है भाई, उन्होंने कितना अच्छा सोचा है, कुछ तो सोचा होगा कि वर्षा की तुलना उन्होंने
सुंदर नायिका से कर दी। एक जो सुंदर नायिका होती है तो वर्षा भी एक सुंदर होती है। तो बस इसी मंशा से आपको ये कविता पढ़नी है कि जो वर्षा है उसको सुंदरी बोला गया। क्या? वर्षा को एक सुंदरी बोला गया, एक नायिका की तरह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? रूपसी तेरा घन किस पास। शब्दों को समझिएगा और अर्थ समझिएगा, उसके बाद जो है व्याख्या कैसे करनी है सब कुछ अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? रूपसी तेरा घन किस पास। रूपसी का मतलब क्या है? वर्षा सुंदरी। रूपसी का मतलब क्या है? वर्षा सुंदरी। घन मतलब होता है बादल। केस पास का मतलब हो जाएगा बालों का समूह। केस पास मतलब बालों का समूह। श्यामल श्यामल, काले काले। कोमल कोमल मतलब मुलायम मुलायम। तो इसमें महादेवी वर्मा से क्या कहती हैं कि महादेवी वर्मा वर्षा को एक नायिका के रूप में देखती है और उनसे बातें करती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी। रूपसी मतलब वर्षा सुंदरी की हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादल जैसे, घन मतलब बादल, तेरे बादल जैसे बालों का समूह है जो, वो काले काले और कोमल कोमल जो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। आगे क्या बोलती हैं कि लहराता सुरभित केश पास। सुरभित मतलब क्या होता है? सुगंधित। केश पास मतलब क्या होता है? बालों का समूह। और क्या कहती हैं कि तेरे बादल के समान काले काले सुगंधित जो बाल हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। क्लियर? अब आगे क्या बोलती हैं कि नव गंगा की रजत धारा में धो आई क्या इन्हीं रात। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा उससे मुस्कुरा करके प्रश्न पूछते हैं। किससे? वर्षा से। जो महादेवी वर्मा है वो वर्षा से बातें करती है। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि तेरे बाल ऐसे वैसे लग रहे हैं। उसके बाद जो महादेवी वर्मा है वो वर्षा से प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है कि नव गंगा मतलब बेटा क्या होता है? आकाश की गंगा। नव मतलब क्या होता है? आकाश। गंगा मतलब गंगा। तो नव गंगा मतलब आकाश रूपी गंगा। रजत धारा मतलब क्या? तो रजत मतलब होता है चांदी की तरह सफेद। तो मतलब चांदी की तरह सफेद जल धारा। ठीक है, इन्हें रात। तो क्या बोलती हैं कि क्या तू इन्हें रात में आकाश गंगा की चांदी जैसी सफेद जल धारा में धोकर आई है। क्लियर? कंपित है तेरे सजल अंग। मतलब क्या होता है? जल सहित। मतलब जल मतलब होता है पानी और सा मतलब होता है सहित। तो क्या बोलती हैं कि तेरे जो सारे अंग हैं वो जल से भीगने के कारण कंपित हो रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं। सीरा सा तन है सदै स्नात। सदै स्नात मतलब क्या होता है कि हाल ही में स्नान करके आए। जब हम लोग मतलब तुरंत तुरंत स्नान तुरंत तुरंत नहा के आते तो जो मतलब हमारा तन होता है, जो हमारे शरीर होता है वो सिहर सा मतलब कंपन सा करने लगता है। तो वही बोलती हैं कि तेरे जो अंग है वो जल से भीगने के कारण कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी तुरंत तुरंत स्नान करके आई, जिसके कारण तेरा जो तन है वो सिहर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर खत्म हुई। अब आगे क्या बोलती है कि भीगी अलकों के छोरों से। क्या? भीगी अलकों के छोरों से। अलको मतलब क्या होता है? बाल। ठीक है, चूती बूंदे कर विविध लास। विविध मतलब होता है विभिन्न प्रकार की और लास मतलब होता है नृत्य। रूपसी तेरा घन केश पास। अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे जो बादल के समान भीगे हुए बालों के जो कोने हैं। छोर मतलब क्या होता है? कोने। कि तेरे भीगे हुए बालों के जो कोने हैं उससे जो बूंदा टपक रही है। आपने देखा होगा जो मोस्टली गर्ल्स है कि जब वो बालों को वॉश करते हैं, बालों को धोती है, तो बालों का जो कॉर्नर होता है ना, जैसे ये होता है हमारे बालों का कॉर्नर, तो वही तो बालों के जो कॉर्नर होता है उससे आप पानी टपकता रहता है। तो वही बोलते हैं कि तेरे बादलों के समान कोमल घने बालों से बालों के कोनों से टपकती हुई बूंदे को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हुए टपक रही हो। ठीक है, रूपसी तेरा घन केश पास। तो हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादलों के समान जो बालों का समूह है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या इसकी खत्म होती है। तो आपको भाई देखने को मिला ना इसमें कि जो हमारी महादेवी वर्मा है वो वर्षा सुंदरी को एक क्या बोलते हैं, वर्षा को एक सुंदरी सा बताते, मतलब वर्षा की तुलना नायिका से करती। तो अब आपको कैसे लिखना है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा आराम से कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा वर्षा को एक नायिका के रूप में देखती हैं और उनसे बातें करते हुए कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादलों के समान जो बालों के समूह है वो काले काले और कोमल कोमल है, जो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, जो अत्यंत या बहुत ही सुंदर है। तेरे बादलों के समान बालों का समूह काले काले और सुगंधित हैं, जो हवा में लहरा रहे हैं। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी मुस्कुराते हुए वर्षा सुंदरी से प्रश्न करती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी जैसी सफेद जल धारा में धोकर आई हो।
जल से भीगने के कारण तेरे जो सारे अंग है वो कंपित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी हाल में भी तुरंत स्नान करके आई है, जिसके कारण तेरा जो तन है वो सिहर रहा है या फिर कंपित हो रहा है। फिर आगे महादेवी वर्मा कहती हैं या फिर आगे कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादल के समान भीगे हुए बालों के जो कोने से बूंदें टपक रही हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे बूंदें विभिन्न प्रकार की नृत्य करते हुए टपक रही हूँ। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का जो समूह बहुत ही मनोहर और आकर्षक और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर इसकी हमारी व्याख्या खत्म होती है। उम्मीद है आपको भाई समझ आई होगी। देखिए क्या होता है कि इसमें वर्षा को एक बहुत ही अच्छा दिखाया गया, मतलब सुंदरी बताया। जैसे एक हमारी हीरोइन होती है, वो ना चाहते हुए भी सुंदर ना हो, फिर भी उसको सुंदर दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही भाई है ना, मतलब बाल खुले करके एकदम से उसका आंचल वाच दुपट्टा उड़ता और ऐसे भाई मुंह से ऐसे होके जाती, कितनी बढ़िया लगती, मतलब इतनी बढ़िया लगती है, मतलब ना चाहते हुए भी वो अच्छी लगती है। अगर उसको काम करते दिखाए, स्ट्रगल करते दिखाए तो भाई उसको पता चले ना भाई कितनी सुंदर है। वैसे तो कोई दिखाता नहीं है ना, बस बढ़िया से मेकअप फुल मेकअप के साथ दिखाते, वो तो भाई सुंदर लगेगी ही, है ना। तो बस यही है इसमें कि वर्षा को महादेवी वर्मा जी ने एक नायिका बताया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब आगे क्या लिखा बेटा, लिखा है सौरभ भीना छीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल। दुकुल मतलब क्या होता है, दुपट्टा या फिर कपड़ा बोल सकता है। ठीक है, सौरभ मतलब होता है सुगंधित, मृदु मतलब होता है कोमल, गीला तो आप जानते ही हैं, और छीना भीना का मतलब होता है पारदर्शी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वो वर्षा को एक नायिका के रूप में देखती है और कहती है कि उसने हल्का, ध्यान सुनिएगा, उसने हल्का सुगंधित और पारदर्शी कुछ गीले और काले कलर का कपड़ा पहन रखा है। ठीक है, कपड़ा पहन रखा है जो अत्यंत सुंदर लग रहा है। चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। आंचल मतलब क्या होता है, आंचल। ठीक है, अंचल मतलब आंचल। स्वर्ण फूल मतलब क्या होता है, सोने के फूल। अब वो क्या बोलती हैं, पथ मतलब रास्ते, कि रात के अंधेरे में जो जुगनू चमचमाते हैं, जो जुगनू चमकते हैं, उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झड़ रहे हो, फिर सोने के फूल गिर रहे हो। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। चितवन मतलब क्या होता है, दृष्टि। दीपक मतलब क्या होता है, रोशनी। अब यहाँ पर वो क्या होती है, जो महादेवी वर्मा है वो वर्षा को क्या, जो बादलों की बिजली होती है ना, बादलों की जो बिजली होती है, जो बिजली कड़कती है, उसको वर्षा की क्या बताइए, तेज और चमकती हुई दृष्टि बताइए। ठीक है, तो वही बोलती हैं कि बादलों की बिजली को महादेवी वर्मा जी ने वर्षा की तेज और चमकती हुई दृष्टि बताती हैं और कहती हैं कि जब यह तेज और चमकती हुई दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके मन में दीपक रूपी प्रेम जाग जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिस पर पड़ती तो वह भावनाओं से भर जाता है और उसके मन में उल्लास हो जाता है। रूप से तेरा घन किस पास कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का सम बहुत ही आकर्षक और बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या यहाँ पर हो गई। अब कैसे इसको आपको एग्जाम में लिखना है, दोबारा सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी को एक नायिका के रूप में देखती हैं और कहती हैं कि उसने एक हल्का गीले और सुगंधित पारदर्शी कुछ काला और गीले कलर का कपड़ा पहन रखा है जो अत्यंत सुंदर लग रहा है। क्लियर। रात के अंधेरे में जब जुगनू चमकते हैं, रात के अंधेरे में जब जुगनू चमकते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झड़ रहे हैं, फिर सोने के फूल गिर रहे हों। महादेवी वर्मा जी ने बादलों की बिजली को वर्षा सुंदरी की तेज और चमकती हुई दृष्टि बताई है और वह ये कहती हैं कि जब यह वर्षा सुंदरी की तेज और चमकती हुई दृष्टि किसी पर पड़ती है, तेज और चमकती हुई दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जल उठते हैं जिससे कि वह भावनाओं से भर जाता है। तो हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या लिखा है, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बक पंतों का अरविंद हार। उच्छ्वसित मतलब भाई क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कि मतलब उठते हुए, मतलब क्या बोलते हैं, सांस लेते हुए
उठना, मतलब सांस लेते हुए उठना। मतलब क्या है, ध्यान समझिए कि सांस लेते हुए उठने का यहाँ पर अर्थ क्या निकले, उच्चवश मतलब सांस लेते हुए उठना। कि जब हम सांस को लेते हैं तो हमारा जो वक्षस्थल मतलब जो हमारी छाती बोल दीजिए, सीना बोल दीजिए, तो वो ऊपर नीचे होता है। जब सांस को लेते हैं तो जो हमारा सीना है या फिर छाती बोल सकते हैं, वो हमारे ऊपर नीचे होता है। और हम गले में कुछ भी से पहन रहे थे, जो लेडीज माला वगैरह पहनती हैं, तो जब वो सांस लेती तो वैसे जो माला है वो भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वही मतलब सांस लेते हुए माला मतलब चलायमान होता है। जैसे हमारी सांस चलती है ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे होता है, तो वैसे जो माला हम पहन रहते हैं तो वो भी सांस से चलायमान होता है, वो भी चलता है। ठीक है, तो क्या बोला है, उच्च वजित वक्ष स्थल पर चंचल मतलब चलायमान है। बंक पातो मतलब क्या होता है, जो बग मतलब क्या होता है, बगुला आपने देखा होगा, तो बगुलों की पत्तियां। अब बगुलों कैसे होता है, सफेद होता है, तो सफेद बगुलों की पत्तियां बोल सकते हैं। अरविंद मतलब क्या होता है, पुष्प। अरविंद मतलब क्या होता है, कमल के पुष्प। ठीक है, अरविंद मतलब क्या हो जाएगा, कमल की पुष्प। तो क्या कहती है कि सांस लेने के कारण तुम्हारे उठे हुए वक्ष स्थल कंपित हो रहा है। जब ऊपर मतलब नीचे, ऊपर नीचे होता है तो कंपन सा होता है ना, तो वही बोला है कि सांस लेने के कारण तुम्हारा जो उठा हुआ वक्ष स्थल है, तुम्हारा उठा जो सीना है वो कंपित हो रहा है। तो उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे बगुलों की पत्तियों का सफेद कमल रूपी हार हिल रहा हो। मतलब जब बोलती है कि जब तुम्हारा जो सीना है जब वो ऊपर नीचे होता है सांस लेने के कारण, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे बगलों की पत्तियों का सफेद कमल रूपी हार हिल रहा हो। आगे बोलती कि तेरी निश्वास छू भू को बन बन जाती। मान लीजिए भैया, निश्वास मतलब श्वास मतलब क्या होता है, सांस, नी मतलब निकलती है, छू मतलब छू लेती है, भू मतलब पृथ्वी को, मलयज बयार मतलब क्या होता है, हवा। मलयज एक पर्वत का नाम है। ठीक है, तो मलयज क्या है, एक पर्वत का नाम है। तो अब यहाँ से वो क्या कहती है कि तेरे तुम्हारे निकलने वाली सांसों की जो जल की बूंदे हैं, सांस जब चलती है तो उससे निकलने वाली जो जल की बूंदे हैं, जब वो पृथ्वी को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मलयज पर्वत से सुगंधित हवा चलने लगी हो। मलयज पर्वत एक पर्वत का नाम है, तो वैसा लगता है जब तुम्हारे मुख से निकलने वाली सांसें की जो जल की बूंदे हैं वो पृथ्वी को छूती हैं। मतलब जब हवा जो क्या बोलते हैं, वर्षा है, वर्षा होती है तो वर्षा जब पानी गिरता है वो धरती पर ही गिरता है, तो बोलते हैं कि जब तुम्हारे मुख से निकलने वाली सांसों की जो जल की बूंदें हैं जब वो पृथ्वी को छूती हैं, पृथ्वी पर गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मलयज पर्वत से निकलने वाली सुगंधित हवा चल रही हो। केकी रव मतलब क्या होता है, केकी मतलब होता है मोर की आवाज। ठीक है, रव मतलब आवाज, मतलब मोर की ध्वनि। नुपुर मतलब क्या होता है, पायल। ध्वनि मतलब पायल की ध्वनि। जगती जगती की मुख प्यास। मुख मतलब क्या होता है, चुप्पी या फिर मौन। यहाँ पर देखिए जगती जगती, कौन सा जगती जगती है, तो जगती का यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ है। एक जगती का मतलब क्या होता है, संसार, हमारी पूरी सृष्टि। और एक जगती का मतलब क्या हो जाएगा, जाग जाना। अब आगे क्या कहती हैं कि तेरे आगमन से, जब मतलब वर्षा होती है तो जो मोर होती है वो चहचहाने लग जाते हैं ना, और जो पक्षी वगैरह वो कितना मतलब चहचहाते, वो कितनी ध्वनि करने लग जाते हैं। तो वही बोलती है कि तेरे आगमन से मोरों के मुख से निकलने वाली ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। जब वर्षा होती है तो मोरों की जो आवाज करते उनकी ध्वनि हमको सुनाई देती है। तो वही बोलती है कि तेरे मुख से, मतलब मुख नहीं, तेरे आंगन से मोर के मुख की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। उसको देखकर, उसको सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह तेरे पायल की ध्वनि हो। मतलब तेरे आंगन पर जो मोर की ध्वनि सुनाई देती है तो वह ध्वनि ऐसे प्रतीत होती है जैसे तेरे पायलों की ध्वनि हो। हे वर्षा सुंदरी, रूप से तेरा घन पास। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर समाप्त होती है। तो कैसे आपको लिखना, ध्यान सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सांस लेने के कारण उठे हुए वक्ष स्थल तुम्हारा कंपित हो रहा है। क्या, ध्यान सुनिएगा आराम से, कि कहती हैं महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, सांस लेने के कारण तुम्हारा उठा हुआ वक्ष स्थल कंपित कर रहा है। तो उसको देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे बगलों की पत्तियों का सफेद कमल रूपी हार हिल रहा हो, जो अत्यंत सुंदर लगता है। ठीक है, अब आगे क्या कहती है कि तेरे मुख से निकलने वाली सांसों की जो जल की बूंदें हैं जब वो पृथ्वी पर गिरती है या फिर पृथ्वी को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मलयज पर्वत से सुगंधित हवा चलने लगी हो। ठीक, तेरे आंगन से, क्या, तेरे आंगन पर
मोरों की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है तो वह ध्वनि ऐसे प्रतीत होती है जैसे तेरे पायलों की ध्वनि बज रही हो। क्लियर। जगती जगती मुंह की प्यास, ना ये लाइन छूट गई थी, दोबारा सुन लीजिए। ये लाइन पहले नहीं बता पाई थी मैंने, ध्यान सुनिएगा, छूट गई थी। तो क्या है कि दोबारा सुनिए कि तेरे आंगन पर, क्या तेरे आंगन पर जो मोर की ध्वनि है वो सुनाई देने लग जाती है तो वह ध्वनि ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि तेरे पायलों की ध्वनि हो। ठीक, जिसके कारण संसार की जो प्रेम रूपी प्यास है, क्या संसार की जो प्रेम रूपी मौन की जो प्यास है वो जाग जाते, अर्थात सब लोग उल्लास और खुशी से भर जाते, सबके मन में बहुत ही अच्छी अच्छी भावनाएं आ जाती। इस लाइन को दोबारा अर्थ समझिए, मतलब इसका पूरा दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, एक लाइन पहले मिस हो गई थी, उसकी भाई माफी चाहेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेव वर्मा जी कहते हैं कि सांस लेने के कारण तुम्हारे उठे हुए वक्षस्थल कंपित हो रहा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बगलों की पत्तियों का सफेद कमल रूपी हार हिल रहा हो, जो अत्यंत सुंदर और मनमोहक लग रहा है। क्लियर। आगे क्या कहती हैं, आगे कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे मुख से निकलने वाली सांसों की जो जल की बूंदें जब वो धरती पर गिरती है फिर धरती को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि मलयज पर्वत से निकलने वाली सुगंधित हवा चल रही हो। ठीक, तुम्हारे आंगन पर मोर की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है तो यह ध्वनि ऐसे प्रतीत होती है जैसे तुम्हारे पायलों की ध्वनि बज रही हो, जिसके कारण संसार की प्रेम रूपी मौन, संसार की प्रेम रूपी जो मौन की प्यास है वह जाग जाती है, अर्थात सभी लोग बहुत ही खुश और बहुत ही उल्लास से भर जाते। तो हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादलों के समान काले काले कोमल कोमल बालों का समूह अत्यंत सुंदर है। अब मतलब क्या है कि जब वर्षा होती है तो सभी लोग कितना खुश हो जाते हैं। तो वही बोला है कि जो संसार की प्रेम रूपी जो मौन, उसकी प्रेम रूपी मौन की जो प्यास है वो जाग जाते। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हमारी खत्म होती है। अब ये हमारा लास्ट और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्या लिखा है कि इन स्निग्ध, स्निग्ध मतलब क्या होता है, चिकना कोमल बोल सकते हैं। ठीक है, छा दे तन, तन मतलब क्या होता है, शरीर। पुलकित मतलब क्या होता है, रोमांच से भर देना, रोमांच मतलब क्या होता है, आनंद से भर देना। ठीक है, अंगो मतलब क्या होता है, गोद। विशाल मतलब होता है विशाल। अब बेटा इसमें थोड़ा ध्यान सुनिए कि इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है। देखिए क्या होता है, इसमें जो वर्षा है वो क्या है, एक माँ है। ठीक है, और जो धरती है वो क्या है, एक शिशु है। वर्षा हमारी माँ है और धरती कौन है, शिशु। इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो क्या होता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को लिए रहती है तो वो लेके जब बच्चे को जो माता है वो मतलब चूमने के लिए, है ना, उसके मस्तक को चूमने के लिए जब उस बच्चे को उठाती है और जो मतलब माँ है उसके उनके बाल खुले होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो बाल है वो उसके तन को पूरा घेर ले, मतलब बालों की जो छाया है वो उसके ऊपर आ जाती है, जिससे उस बच्चे को बहुत ही आनंद प्रदान होता है ना, बहुत ही शीतलता प्रदान होती है। ध्यान सुनिएगा कि जो एक माँ होती है अपने उनके बाल खुले होते हैं, जब वो अपने बच्चे को, अपने शिशु को मतलब उसके मस्तक को चूमने के लिए ऊपर उठाती हैं तो जो माँ की जो बाल होती है ना, वो जो बाल होती है वो उस पूरे बाल की जो छाया है वो बच्चे पर आ जाती है, जिससे कि बच्चे को बहुत ही आनंद मिलता है। ठीक है, तो वही इसमें जो वर्षा है उसको माँ बताया गया है और जो धरती है हमारी उसको शिशु बताया गया, तो पृथ्वी रूपी शिशु। ठीक है, तो इसमें उसी की व्याख्या की गई है कि महादेव वर्मा जी ने वर्षा को एक मातृता की उपाधि दी है कि जो वर्षा है वो एक माँ है और जो हमारी धरती है वो क्या है, एक शिशु है। कि होता है ना कि जब वर्षा होती है तो हरियाली हमारी उगती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, प्राकृतिक इतनी सुंदर दिखने लग जाता है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो कहाँ प्राकृतिक, राजस्थान में भाई वर्षा नहीं होती है तो क्या वहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है। तो इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, नहीं रेती रेत है, तपन ही तपन है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में क्या वर्षा ही वर्षा होती है, मतलब इतना नहीं, हालांकि जब होना चाहिए तभी होती है। तो कितना सुंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, तो कितना बढ़िया लगता है। तो इसमें वही बोलते थे, क्या बोलते हैं कि इन स्निग्ध लटों से छा देतन पुलकित अंकों से भर विसर, कि क्या बोलते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने बादलों के समान बालों के समूह की छाया से, क्या दोबारा सुनिएगा कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बादलों के समान बालों की छाया से पृथ्वी रूपी शिशु के तन को ढक दो। ठीक, पृथ्वी रूपी शिशु के तन को ढक दो और अपनी भावनाओं से, क्या अपनी भावनाओं से, पुलकित मतलब आनंद कर देना, और अपनी भावनाओं से भरी हुई विशाल गोद में उसको समेट लो ताकि उसको आनंद प्रदान हो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, क्या कहते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल
चिकने काले काले बादलों के समान बालों की छाया से पृथ्वी रूपी शिशु के तन को ढक दो और अपनी भावनाओं से भरी हुई विशाल गोद में समेट लो और उसको आनंद प्रदान कर दो, उसको आनंदित कर दो। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, जुग संवित शीतल चुम्बन। चुम्बन मतलब क्या होता है, चूम लेना। ठीक है, जो माँ होती है वो मस्तक उठा करके से चूमती है, तो वही बोला है। संवित मतलब क्या होता है, मुस्कान के साथ, मुस्कुराकर। शीतल मतलब क्या होता है, ठंडक प्रदान करना। अंकित मतलब इसका मुद्रा मतलब होता है कोमल भाग, मतलब क्या होता है, मस्तक। अब वो क्या कहती हैं कि आकाश थोड़ा झुक करके, भाई जब वर्षा होगी तो वो झुकेंगी, है ना, तो बोलती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, आकाश से झुक करके तुम अपनी क्या मधुर और मस्त फुहारों से, जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे के मस्तक को चूमती है, ठीक वैसे ही तुम भी पृथ्वी रूपी शिशु के मस्तक को चूम लो, अर्थात वर्षा कर दो। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि दुर्रा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। शिशु जग मतलब क्या होता है, पृथ्वी रूपी शिशु। ठीक है, कि तेरा जो ये पृथ्वी रूपी शिशु है वो बहुत ही उदास है, तू इसको अपने प्रेम से स्नेह के साथ दुलरा दे, बहला दे, अर्थात तू वर्षा कर दे, जिसके कारण जो पृथ्वी है वो प्रसन्न हो जाए। तो हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस वाले पंक्तियों में, इस वाली लाइनों में, इस वाले पैराग्राफ में जो वर्षा को एक माँ बताया गया और पृथ्वी को एक बच्चा बताया गया। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को माथे को चूमने के लिए से उठाती तो उसके जो पूरे बालों की जो छाया है उसको आनंद कर देती है, ठीक वैसे तो दोबारा सुनिए कैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादलों के समान कोमल कोमल काले बालों के समूह की छाया से पृथ्वी रूपी शिशु के तन को ढक दे और अपनी भावनाओं से भरी हुई, अपनी खुशियों से भरी हुई विशाल गोद में उसको समेट ले और उसको आनंदित कर दे। ठीक है, आगे कहती हैं कि आकाश से थोड़ा नीचे झुक करके, क्या आकाश से थोड़ा नीचे झुक करके तू अपनी मधुर और ठंडक फुहारों से, जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे के मस्तक को चूमती, ठीक तू भी उसी प्रकार से अपने मधुर और ठंडे फुहारों से अर्थात वर्षा करके पृथ्वी रूपी शिशु के मस्तक को चूम ले, अर्थात वर्षा कर दे। कि देख वर्षा सुंदरी, तेरे जो पृथ्वी रूपी शिशु है, जो पृथ्वी रूपी शिशु बहुत ही उदास दिख रहा है क्योंकि वर्षा नहीं हुई, वो उदास है। तो कहते हैं कि देख हे वर्षा सुंदरी, तेरे जो पृथ्वी रूपी शिशु है वो बहुत उदास दिख रहा है, तू इसको प्रेम और स्नेह के साथ बहला दे, दुलरा दे, अर्थात वर्षा करने के कारण जो पृथ्वी रूपी शिशु है वो खुशी से और प्रसन्नता से, उल्लास से बरसाए। हे वर्षा सुंदरी, तेरे काले काले कोमल कोमल बादलों के समान बालों का समूह बहुत ही अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर ये हमारी व्याख्या खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा भाई कैसे कैसे क्या है। हालांकि समझने भाई थोड़ा डिफिकल्ट है चैप्टर, क्योंकि है ना कि मतलब वर्षा को एक नायिका की तरह दिखाया गया है, नायिका की तरह, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर नहीं पाए। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए फिर देख लीजिए दोबारा से क्या है। तो देखिए भाई, वर्षा सुंदरी के प्रति हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना जरूरी है क्योंकि शायद आ जाए। ठीक है, तो बोल सकते कि 50 से 55% इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, करना ही है मान लीजिए। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा कि 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है। तो संदर्भ के लिए आपको महादेव वर्मा, आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, आप अच्छे से फाइंड कर पाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया, कौन सी कविता, इसके रचयिता है, कवित्री कौन है। ठीक है, तो कवित्री कौन है, हमारी महादेव वर्मा जी। कविता क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति व्याख्या आप कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा समझ दीजिए, थोड़ा 2 मिनट का टाइम और, कि क्या आपको पूरी व्याख्या करनी नहीं, आपको देखिए कितना दिया जाएगा, यहाँ से लेकर के मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ लिखा है रूप से तरह करके इस पास, तो यहाँ तक आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे कहेगा, मान लीजिए क्या कहेगा कि इन 4 लाइनों पर ऐसे ऐसे अंडरलाइन होगी। तो आपको ये पूरी पंक्ति दी, पूरा पैराग्राफ दिया होगा, बोलेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो रेखांकित है उसकी व्याख्या करो। तो आप सीधा यहाँ से नहीं करने लग जाने कि हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हमने बताया आपको, नहीं, जिन पर आपको व्याख्या करनी है, किस पर, जिस पे आपको लाइनें दिख रही है। तो यहाँ से आप कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि महादेवी वर्मा जी कहती है, वहां से नहीं लिखना है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू इन्हीं रात में
आकाश गंगा की चांद जैसे सफेद जल धारा में धोकर आई है सजल अंग कि जल के कारण, जल से भीगने के कारण तेरे जो सारे अंग वो कंपित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तू तुरंत ही नहा कर आई, जिसके कारण तेरा जो पूरा तन है वो बहुत ही ज्यादा क्या सिहर रहा है। बस इतनी सी व्याख्या, लेकिन आपको पूरा वहां से नहीं लिखना है कि ये वर्षा सुंदरी तेरे बालों का समूह बहुत ही अच्छा है, नहीं। जितने भी अंडरलाइन है सिर्फ उसी की व्याख्या आपको लिखनी, क्योंकि 2 मार्क्स की है, ठीक है, पूरा नहीं करना है। तो ये ऐसे आपको लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ अच्छे से ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। अगर अर्थ और एक बार व्याख्या समझ ली तो उसके बाद अपने तरफ से बनाने की कोशिश कीजिएगा और बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है समझने में तो आप बेझिझक बता सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।